स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेचर आर्ट क्लासेज में। आज जो हम आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आए हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता भाग 2। इसके पहले भी हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक सामान्य परिचय का वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम लोग खोज और नामकरण, उसके विस्तार क्षेत्र और एक हमने चार्ट बनाया था कहाँ कहाँ पे कौन कौन से स्थल किस नदी के तट पर स्थित हैं, उसके खोजकर्ता कौन है, उसका हम वीडियो बना चुके हैं। अब उसी के क्रम में सिंधु घाटी सभ्यता के क्रम में हम आज दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें जो है हम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और उसके बाद लोथल, कालीबंगा, रोपण, हरियाणा इत्यादि जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं उस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा आज करेंगे। अब सबसे पहले हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमारा पहला स्थल है वह हड़प्पा। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो पूरी की पूरी सभ्यता रही है, उसका पहला खोजा जाने वाला स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता है। अर्थात इसीलिए जो है हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब यह खोजा जाने वाला प्रथम स्थल था। अब इस हड़प्पा में क्या क्या चीज़ें हमको प्राप्त हैं, इसके थोड़ा भूगोल में हम सबसे पहले चलते हैं। जो हड़प्पा की स्थिति है वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। जो यह हड़प्पा का पूरा स्थल है, यह वर्तमान समय में पाकिस्तान का एक प्रांत है पंजाब। हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि जो एक पूर्वी पंजाब और एक पश्चिमी पंजाब, तो जो पश्चिमी पंजाब का हिस्सा था वह पाकिस्तान में है और जो पूर्वी पंजाब था वह भारत में। पंजाब को दो भागों में बांटा गया था, एक पाकिस्तान में और एक इंडिया में। तो जो पश्चिमी पंजाब था, उसी पश्चिमी पंजाब में अर्थात पाकिस्तान में जो है मोंटगोमरी ज़िले में जो है हड़प्पा नामक स्थल जो है वहाँ पे स्थित है। अब हमसे प्रश्न बार बार यहीं से पूछ लिए जाते हैं भूगोल से कि हड़प्पा की यथास्थिति क्या है, यह स्थल कहाँ पे स्थित है, तो वह पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में। और फिर इसी के क्रम में हम आते हैं नदी पे। बार बार परीक्षाओं में नदी भी पूछा जा रहा है, खास करके सिविल पीसीएस और आईएएस की परीक्षाओं में नदियों को बहुत बार पूछा गया है। जैसे सुमेल करने के लिए दे दिया जाता है, उसमें नदी का बड़ा महत्व है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। इसी के क्रम में हम खोज में चलते हैं। तो इसकी खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। और यह प्रश्न दूसरा भी यहाँ से बन सकता है कि इसके जो हड़प्पा सभ्यता है, किसके निर्देशन में खुदाई का काम दयाराम साहनी ने किया था, तो वह सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई प्रारंभ किया था। इसी के क्रम में हम क्षेत्रफल में आ जाते हैं। तो जो हड़प्पा का पूरा क्षेत्रफल है वह 150 हेक्टेयर अर्थात 370 एकड़ के क्षेत्रफल में यह पूरी की पूरी हड़प्पा की सभ्यता फैली हुई है। अब यह क्षेत्रफल हो गया और उसके बाद हम आ जाते हैं महत्वपूर्ण बिंदु या कलाकृतियों पे। तो कौन कौन सी कलाकृतियाँ हमको प्राप्त होती हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण है ये पुरुष धड़ की मूर्ति। जो पुरुष धड़ की मूर्ति है यह लाल चूना पत्थर माध्यम में बनाई गई है और उस जो लाल चूना पत्थर है उसको खूब अच्छे से तराशा गया है और तराश के जो है फिर जो है पुरुष धड़ की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। और यह जो पुरुष धड़ की मूर्ति है वर्तमान स्थिति में इसका संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में यह मूर्ति स्थापित की गई है या वहाँ पे स्थित है। और एक स्थल महत्वपूर्ण स्थल यहाँ से हमको प्राप्त है R37। R37 एक कब्रिस्तान है और यहाँ पे जो 100 दफनाए जाते थे और इसी के क्रम में जो है जो 100 का दफनाने का कार्य है R37 नामक एक स्थान है, वहीं से जो है हड़प्पा नामक स्थल से कब्रिस्तान के साक्ष्य हमको
प्राप्त होते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने कुछ अध्ययन सामग्री भूल गया था, अभी फिर हम आप लोगों को बता देते हैं इसी के क्रम में कि मूर्तिकला के लिए सबसे बेहतर किताब आपके लिए यह भारतीय कला का इतिहास है, जिसमें आपको DSSB, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, यूपी, TGT, PGT, UGC लाइन टू लाइन इसमें से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और यह आपके लिए बहुत उपयोगी पुस्तक है। इसलिए सभी लोग जो है इस पुस्तक को जरूर ले लीजिए। इसमें देखिए लाल जो पुरुष का धड़ मिला है, इसमें देखिए पूरा एक इसका चित्र फिगर भी बना हुआ है और इसमें जो है इस चित्र के विशेषता के बारे में भी दिया है। इसी तरीके से बहुत सारे इसमें चित्र दिए हुए हैं जिसमें से लाइन टू लाइन आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये किताब जो है हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में उपलब्ध है और इस पुस्तक को आप जरूर ले लीजिए। ठीक, तो हम जो है हड़प्पा के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक, तो ये हमारा हड़प्पा हो गया। सिंधुकालीन जो हमारी सभ्यता रही, सबसे पहला खोजा जाने वाला स्थल हड़प्पा है। प्रश्न आपको यहाँ से भी बनते हैं, मोंटगोमरी जिले से भी बनते हैं। रावी नदी के तट पर कौन सा स्थल है, तो हड़प्पा स्थल है। इसके खोजकर्ता बहुत महत्वपूर्ण है, खोजकर्ता के साथ क्षेत्रफल और यहाँ से जो महत्वपूर्ण जो कलाकृतियाँ मिली हैं उसके बारे में हमने चर्चा किया। अब हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न हमको पूछे जा रहे हैं, यहीं से पूछे जा रहे हैं, मोहनजोदड़ो। ठीक, मोहनजोदड़ो अर्थात मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला या इसे सिंधु बाग भी कहा जाता है। तो हम लोग अब मोहनजोदड़ो के क्रम में आते हैं। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वह हमारा मोहनजोदड़ो का है। अब मोहनजोदड़ो के क्रम में हम आते हैं। तो जो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में सिंध प्रांत, जैसे पंजाब प्रांत में था तो यह सिंध एक प्रांत है पाकिस्तान का, और वहीं पे गिला है लरकाना जिले में जो है मोहनजोदड़ो नामक स्थल स्थित है। नदी पे हम आते हैं, नदी सिंधु नदी। नदी पे हम इसलिए बार बार फोकस कर रहे हैं क्योंकि UGC की परीक्षाओं में आपको नदियां जो है एक तरफ नदी और एक तरफ स्थल दे दिया जाता है, जिसमें से सुमेल करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रश्न वहाँ से आते हैं। तो मोहनजोदड़ो के क्रम में आते हैं। तो मोहनजोदड़ो में जो है मृतकों का टीला हो गया, इसका अर्थ हो गया स्थिति इसकी हो गई सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। नदी हमारी सिंधु नदी है। ठीक, तो जो मोहनजोदड़ो का स्थल है यह जो है सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी नामक एक पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने खुदाई यहाँ से प्रारंभ की, अर्थात इसके खोजकर्ता मोहनजोदड़ो के राखाल दास बनर्जी हैं। फिर हम आते हैं क्षेत्रफल में। जो क्षेत्रफल है यह जो है 250 हेक्टेयर अर्थात 620 एकड़ के क्षेत्रफल में यह पूरा का पूरा मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्र है वह फैला हुआ है। और यह सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो ही है। अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में राखीगढ़ी एक स्थल है, भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, और पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर हम कहेंगे तो वह मोहनजोदड़ो का स्थल है, जो 250 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है, अर्थात 620 एकड़ में। तो यह सिंधु घाटी का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो है स्थल है। फिर हम आ जाते हैं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है यह मोहनजोदड़ो का एकमात्र ऐसा स्थल है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। ठीक, तो हम इसके क्रम में फिर आ जाते हैं कलाकृतियाँ। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न हमको यहीं से बार बार पूछे जा रहे हैं कि यहाँ से कौन कौन सी कलाकृति हमको प्राप्त हुई है। सबसे पहले नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति या डांसिंग गर्ल की मूर्ति, यह जो है मोहनजोदड़ो नामक स्थल से प्राप्त हुई है। और वह उसका माध्यम क्या है, तो इसका जो माध्यम है वह कांस्य, अर्थात जो डांसिंग गर्ल या नर्तकी की मूर्ति है वह जो है कांस्य की बनी हुई है।
पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पूरे दुनिया में एक ऐसा जो है धातु का प्रयोग किए जो तांबा और टीन मिलाकर एक धातु बनाए जिसे हम कांस्य के नाम से जानते हैं, और उसी कांस्य माध्यम से मोहनजोदड़ो नामक स्थल से नर्तकी की मूर्ति हमको प्राप्त है। इसकी ऊंचाई जान लेते हैं 10.5 सेंटीमीटर। जो इसकी ऊंचाई है वह 10.5 सेंटीमीटर अर्थात 4.1 इंच की इसकी ऊंचाई की मूर्ति जो नर्तकी की मूर्ति है हमें प्राप्त होती है। फिर इसी के क्रम में जो यह मूर्ति है कहाँ पे संग्रहित है, तो यह मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। 1926 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके, ठीक, जब यह स्थल की मोहनजोदड़ो की खुदाई हो रही थी तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी इसकी खुदाई शुरू करा रहे थे, और उसी के क्रम में राखाल दास बनर्जी के जो है एक सहयोगी रहते हैं अर्नेस्ट मैके। जब अर्नेस्ट मैके इनके सहयोगी रहते हैं तो 1926 ईस्वी में जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हो रही थी तो 1926 ईस्वी में वहाँ से अर्नेस्ट मैके साहब को यह मूर्ति पहली बार प्राप्त हुई। यहाँ से भी आपके एग्जेक्टिव अर्थात प्रश्न बन सकते हैं, इसीलिए 1926 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके द्वारा इस मूर्ति को सर्वप्रथम प्राप्त किया गया था। तो यह मूर्ति हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी मूर्ति से हमको पूछ लिए जाते हैं कि कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, या नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी है, तो यह मूर्ति जो है कांस्य माध्यम में बनी है। और इस मूर्ति के बारे में थोड़ा हम लोग और चर्चा कर लेते हैं। जो इस मूर्ति जो है पूरी नग्न अवस्था में है, इसके बाएं हाथ में पूरा का पूरी चूड़ी पहने हुई है, और दाहिने हाथ में जो है एक बाजूबंद पहने हुई जो उसके ताल देने की मुद्रा में अर्थात कमर के ऊपर रखे हुई है। जो इसके जूड़े हैं, जो इसके बाल हैं, वह जूड़ा नुमा वह पीछे से बांधी हुई है। तो यह मूर्ति बहुत ही विशेष रही है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। फिर इसी के क्रम में हम आते हैं पुजारी की मूर्ति। यहाँ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट मूर्ति हमको मिली है, पुजारी की मूर्ति, जो टेराकोटा माध्यम में बनाई गई है। टेराकोटा अर्थात मिट्टी के जो बर्तन होते थे, जो खिलौने होते थे, जो मूर्तियाँ होती थी, उसको आग में जब हम पका देते थे तो उसको हम टेराकोटा कहते थे। तो जो मिट्टी की यहाँ से पुजारी की जो मूर्ति मिली है, इसी मूर्ति को दुसाला ओढ़े योगी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह मूर्ति पुजारी की मूर्ति किस माध्यम में बनी है, टेराकोटा माध्यम में। इसी मूर्ति को दुसाला ओढ़े योगी अर्थात योगी के मूर्ति के बारे में भी हम इस मूर्ति को पढ़ते रहे हैं। अब इसका संग्रह कहाँ है, यह राष्ट्रीय संग्रहालय कराची पाकिस्तान में इस मूर्ति को रखा गया है। और इस मूर्ति में एक विशेष रही है कि जो योगी की मूर्ति, इसकी दाढ़ी जो है बहुत विशेष रूप से संवारी गई है। तो ये हमारे दो प्रमुख जो है मूर्तियाँ। इसी के क्रम में हम चलेंगे। तीसरा जो हमारा मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त मूर्ति है, मातृ देवी की मूर्ति। यह भी मातृ देवी की भी मूर्ति टेराकोटा माध्यम में बनाई गई है, और इसका संग्रह जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में यह मातृ देवी की मूर्ति रखी गई है। तो अब मातृ देवी की भी मूर्ति मिली, तो अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वह मातृ सत्व प्रधान रही है। मतलब नारियों को भी बहुत विशेष स्थान दिया गया है, इसीलिए यहाँ से जो है मातृ देवी की भी मूर्ति प्राप्त होती है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। चौथा हमारा है मोहर पर एक श्रृंगी सांड, यानी कि एक श्रृंगी सांड अर्थात यूनिकॉर्न बुल की जो है मूर्ति हमको प्राप्त है। यह जो है सेलखड़ी जो है एक प्रकार का खनिज है, पत्थर है, उसको तराश कर जो है यह मोहर पर एक श्रृंगी सांड अर्थात यूनिकॉर्न बुल की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो नामक स्थल से हमको प्राप्त होती है।
और संग्रह जो है इसका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। तो यह भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो मोहरों पे जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी, जो मोहरें बनाई जाती थी, उसको उल्टा बना के फिर जो है मोहर मारते थे तो वो पूरा का पूरा सीधा छपता था। और इसी में जो एक श्रृंगी मतलब एक श्रृंगी सांड अर्थात एक सींग वाला बैल हमको मोहनजोदड़ो नामक स्थल से प्राप्त होता है। फिर हम 5वें नंबर पे आते हैं, चित्रित मृद भांड, यानी कि मृद माने मिट्टी, भांड माने जार, यानी किसी मिट्टी का बर्तन था, जार था, वह टेराकोटा माध्यम में बनाया गया था और इस पे जो है काले रंग से जो है चित्रकारी की गई थी और इसका संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। 6वां हमारा है पशुपतिनाथ शिव की प्रतिमा। ठीक, सर जॉन मार्शल जब यहाँ से खुदाई, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी खुदाई कर रहे थे तो उसी समय पशुपतिनाथ की एक जो है मोहर पर अंकित जो है शिव की प्रतिमा के रूप में दिखाई गया। इसीलिए सर जॉन मार्शल साहब जो है, जो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली है वह एक नंदी वाहन पर बैठा हुआ एक पुरुष दिखाया गया है और उस पुरुष को सर जॉन मार्शल ने शिव की प्रतिमा बताया है। बार बार डीएसएसबी में इस प्रश्नों को पूछा गया है कि शिव आकृत मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। 7वां नंबर है एक बर्तन पर नाव का रेखा चित्र। जो मोहनजोदड़ो स्थल से एक बर्तन है उस पर खूब जो है सुंदर ढंग से नाव का जो है रेखा चित्र अंकित किया गया है। इसी क्रम में यहाँ पे एक विशाल स्नानागार और एक विशाल अन्नागार के भी जो है स्थापत्य कला की दृष्टि से हमको एक बहुत बड़ा स्नानागार खूब लंबा चौड़ा वहाँ हमको प्राप्त होता है। इसी के क्रम में एक हमको वहाँ से अन्नागार, अन्न भंडारण के लिए वहाँ से हमको अन्नागार नामक जो है एक विशाल बिल्डिंग का प्रमाण मिलता है। अब मोहनजोदड़ो पूरा जो है आपका यही रहा और मोहनजोदड़ो की एक खासियत रही, वहाँ की नगर योजना इतनी सुव्यवस्थित थी। आगे जो हम विशेषता पढ़ाएंगे तो उसमें हम इसका विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मोहनजोदड़ो की जो नगर योजना थी वो बहुत व्यवस्थित थी। वहाँ पे उच्च वर्ग के लिए अलग और जो सामान्य वर्ग के लिए अलग रहने की व्यवस्था थी। यहाँ दरवाजे एक पल्ले के होते थे और जहाँ पे लोग रहते थे मोहनजोदड़ो में उसके दरवाजे गली की तरफ खुलते थे, नगर की तरफ नहीं खुलते थे। तो ये हमारा रहा पूरा का पूरा मोहनजोदड़ो। अब इसी के क्रम में जो है हम आते हैं लोथल, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। अब हम इंडिया में चलते हैं और हमने देखिए एक चार्ट के माध्यम से आपको बता दिया था कि जैसे जो हड़प्पा कालीन या सिंधु कालीन जो सभ्यता थी उसका भारत में सबसे उत्तरी स्थल मांदा था, जो चिनाब नदी के तट पर स्थित था। सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद था, जो गोदावरी की सहायक परौरा नदी के तट पर स्थित था। ठीक, अगर हम उत्तर पूर्व की बात करेंगे तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित था। पश्चिम में बात करेंगे तो कालीबंगा था। अब हम लोग आगे ना जाते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। लोथल बहुत महत्वपूर्ण स्थल था और भारत में पाया जाने यह स्थल जो है इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के भी नाम से हम लोग जानते थे। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित स्थल है और भोगवा नदी के तट पर। और इसकी खोजकर्ता जो रहे हैं 1954 ईस्वी में रंगनाथ राव। लेकिन इसकी खुदाई जो प्रारंभ किया गया था 1955 ईस्वी से लेके 1960 ईस्वी के बीच में जो है लोथल नामक स्थल की खुदाई शुरू की गई थी। लेकिन खोज इसकी 1954 ईस्वी में रंगनाथ राव। यहाँ से बहुत कम एग्जेक्टिव बनते हैं, बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है, जो इसमें से दे दिया जाता है लोथल या और अन्य जो स्थल हमको दे दिए जाएंगे, तो हड़प्पा कालीन स्थल हमारा लोथल है।
यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव हैं। अब यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ हमको क्या क्या मिला है, चूँकि दोस्तों हम कला पढ़ रहे हैं तो कला के संदर्भ में ही हम लोग ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ से बंदरगाह, डाक यार्ड या गोदीवाड़ा या पत्तनम, इसको अन्य नामों से भी हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ से बंदरगाह के हमको प्रमाण मिले हैं, जहाँ से जो है हड़प्पा या मोहनजोदड़ो से वहाँ से एक व्यापारिक संबंध रहा, और यहाँ पे जो है इसी नाते बंदरगाह को हम डाकयार्ड के नाम से भी जानते हैं, गोदीवाड़ा या पत्तनम के नाम से भी जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। इसी के क्रम में एक हमको तांबे का हंस प्राप्त होता है। विश्व में प्रथम उपयोग की जाने वाली धातु तांबा है। तो तांबा और टीन मिला के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है कांस्य का भी प्रयोग कर लिए थे, तो अर्थात तांबे से वह ऑलरेडी परिचित थे। तो वहाँ से एक तांबे का हंस हमको प्राप्त होता है। एक धूर्त लोमड़ी, मिट्टी के बर्तन पर एक धूर्त लोमड़ी नामक चित्र हमको वहाँ से प्राप्त होता है। एक विष्णु शर्मा की पुस्तक है पंचतंत्र, जिसमें चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी है, उसी पे आधारित यहाँ पे एक यह चित्र मिला है, धूर्त लोमड़ी नामक चित्र मिट्टी के बर्तन पे। फिर इसी के बाद शतरंज के नमूने, यहाँ से शतरंज के नमूने के अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शतरंज से भी परिचित थे। यहाँ से शतरंज के बोर्ड के नमूने हमको प्राप्त होते हैं। फिर इसी के क्रम में दोस्तों 3 युगल समाधान, ठीक, 3 यहाँ पे जो है 3 युगल समाधान के साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ से हमको दफनाने का साक्ष्य मिलता है, जो कब्रिस्तान है, और जो मोहनजोदड़ो है, यहाँ से हमको एक जलाने का भी साक्ष्य मिलता है। तो दफनाने का साक्ष्य हड़प्पा, जलाने का साक्ष्य हमको मोहनजोदड़ो, और एक साथ जो है 2 व्यक्तियों को जो है दफनाने का साक्ष्य हमको लोथल नामक स्थल से मिलता है। मनके बनाने का साक्ष्य, ठीक, लोथल नामक यह एक स्थल है जहाँ से मनके बनाने के साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। एक पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो के पास एक स्थल है चनहुदड़ो से भी हमको मनके बनाने के साक्ष्य मिलते हैं, और साथ में भारत में लोथल नामक जो स्थल है वहाँ से भी मनके बनाने के साक्ष्य हमको प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, इसी के क्रम में हम अब अन्य स्थल जो है, जो गुजरात के पूरा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल धौलावीरा, रंगपुर इत्यादि जो है स्थल हमको प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा रहा लोथल। तो अब जो है इसी के क्रम में हम आते हैं रोपण। रोपण जो है यह पंजाब में स्थित है। अब देखिए वो जो है हमने चार्ट बनाया, लेकिन थोड़ा संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। रोपण भी एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत के पंजाब प्रांत में पाया जाता है। यह सतलज नदी के तट पर स्थित है और इसके जो है खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा रहे हैं। ठीक, फिर इसी के क्रम में हम आ जाते हैं कालीबंगा। कालीबंगा यह राजस्थान का एक पुरातात्विक स्थल है। यह जो है घग्घर नदी के तट पर स्थित है, हमने चार्ट में दर्शाया भी है, और यह हनुमानगढ़ नामक जिले में यह स्थल स्थित है। यह जो है यहाँ से जो पुरातात्विक जो सामग्री हमको प्राप्त है, अग्निकुंड के साक्ष्य अर्थात यज्ञ के साक्ष्य के भी हमको यहाँ से प्रमाण मिलते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं। अलंकृत ईंटों, जो अलंकृत ईंट है वह कालीबंगा नामक स्थल से हमको प्राप्त होती है। फिर इसी के क्रम में काले रंग की चूड़ियाँ, शायद इसी के नाम पे इस स्थल का नाम कालीबंगा पड़ा, तो यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ भी हमको प्राप्त होती हैं। फिर अब हम हरियाणा में आ जाते हैं। जो हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है राखीगढ़ी, या भारत में सबसे बड़ा स्थल, सिंधुकालीन सबसे बड़ा स्थल जो भारत में अगर पूछेगा तो वह जो है राखीगढ़ी का स्थल है, जो 230 हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसके खोजकर्ता सूरजभान है। तो
तो ये हमारा राखीगढ़ी रहा। इसी के क्रम में बनवाली भी जो है हरियाणा में जो है, हरियाणा के हिसार नामक एक ज़िला है, वहाँ पे यह जो है स्थल हमको प्राप्त होता है। ठीक, तो ये दोस्तों हमारा रहा पूरा आज का टॉपिक। और अगले टॉपिक में हम सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता और जो सिंधु घाटी की समकालीन सभ्यताएं रहीं, चाहे चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता इत्यादि सभ्यताओं पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।